एक बेहद अमीर खानदान की इकलौती वारिस, उसने पूरे 1 साल तक मेरा पीछा किया था। मेरे पीछे दीवानी थी वो। आखिरकार मैं भी हार गया और मैंने उसके साथ रहने के लिए हाँ कह दी। लेकिन किसे पता था कि किस्मत कुछ और ही खेल खेलने वाली है। ठीक अगले ही दिन मुझे अचानक देश से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले मैंने उससे एक वादा किया था, मेरा 2 साल इंतजार करना। 2 साल बाद मैं वापस आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। 2 साल बीते, फिर 3 साल हो गए, लेकिन मैं अपने वादे के मुताबिक वापस नहीं लौट पाया। मेरे जाने के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि उसे भयंकर इंसोम्निया और एंड्रोफोबिया की बीमारी हो गई। 2.5 साल बाद उसने अचानक सोशल मीडिया पर एक स्टेटस डाला। लिखा था कि वो शादी करना चाहती है और लोकेशन में वन ओक कैफे टैग था। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने बिना एक पल आराम किए अपना सामान पैक किया और तुरंत अपने देश लौट आया। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने जो देखा वो किसी और आदमी के साथ एक ब्लाइंड डेट पर बैठी थी। वो आदमी उससे कह रहा था, मिस सू, क्या आप अभी तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाई हैं? उसे गए हुए तो 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सू मोवान का खूबसूरत चेहरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। उसने बेरुखी से जवाब दिया, इसका वक्त से कोई लेना देना नहीं है। आदमी ने फिर पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं आपका इंतजार करने को तैयार हूं तो? मोवान के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। ओह, क्या मैंने आपको बताया नहीं? मैं अंदर से बर्बाद हो चुकी हूं। आपका क्या मतलब है? आदमी ने उलझन में पूछा। मोवान की गहरी काली आंखों में एक साफ चुभन थी। वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। मैं किसी भी मर्द को खुद को छूने नहीं दे सकती। वो आदमी सन्न रह गया। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। ठीक उसी वक्त उस अजीब सी खामोशी को चीरते हुए मैंने दखल दिया। मेरी भारी और गहरी आवाज गूंजी, भाई साहब, बेहतर होगा कि आप हार मान ले। वो आप में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। उसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरी ये आवाज पिछले 2.5 साल से उसकी दुनिया से गायब थी। जिस पल सू मोवान ने अपना सिर उठाया, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो दिल जो सालों से उसके सीने में बर्फ बन चुका था, वो अचानक पागलों की तरह धड़कने लगा। तुम? उस आदमी ने मुझे देखकर पूछा। मैं ही इसका वो एक्स बॉयफ्रेंड हूं, मैंने जवाब दिया। ये बस अभी तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी। क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए? अपना वक्त बर्बाद मत करो, तुम किसी और को डिजर्व करते हो। क्या तुम दोनों मेरे सामने कोई नाटक कर रहे हो? वो आदमी चिढ़कर बोला और फिर गुस्से में अपना कोट उठाकर पैर पटकते हुए वहां से चला गया। मैंने मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठी उस लड़की की तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। सू मोवान मुझे बिना पलक झपकाए एक टक घूरे जा रही थी। क्या ये कोई भ्रम है? वो बुदबुदाई। शायद भ्रम ही है, मैंने कहा। सू मोवान, क्या तुमने मुझे इतना मिस किया? लेनियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी शक्ल दिखाने की? टेबल के नीचे उसकी पतली उंगलियों ने इतनी जोर से मुट्ठी बांधी कि हड्डियों के चटकने की आवाज आ गई। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और जल्दी से अपने बेस्ट फ्रेंड्स के ग्रुप में एक मैसेज टाइप किया। वो वापस आ गया है। सच कहूं तो मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा था, इसीलिए वापस आ गया, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कितना याद कर रहे थे? उसने दांत पीसते हुए पूछा। इतना कि हर दिन सिर्फ तुम्हारे ही ख्याल आते थे। उसके हाथ में पकड़ा फोन लगभग टूटने ही वाला था। उसे लग रहा था जैसे वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसके होठ कस कर भींचे हुए थे। शरीर का रोम रोम दर्द कर रहा था। सू मोवान मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे डर हो कि मैं अगले ही पल फिर से गायब हो जाऊंगा। किस हक से कहते हो कि तुमने मुझे याद किया? मैंने गहरी सोच में पड़ते हुए इधर उधर देखा और कहा, 2 साल पहले जो हुआ वो बहुत उलझा हुआ था। 1-2 बातों में नहीं समझाया जा सकता। मैं तुम्हें सब आराम से बताऊंगा। अचानक मोवान ने टेबल पर जोर से अपने दोनों हाथ मारे और भड़क कर खड़ी हो गई। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे अभी मेरी जान ले लेगी। वो फटने ही वाली थी। ठीक उसी वक्त उसकी दोनों सहेलियां भागते हुए वहां आ पहुंची। शांत हो जा, शांत हो जा। पब्लिक प्लेस में तमाशा करना ठीक नहीं है। लड़कियों को थोड़ी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। शिया नुआन नुआन और शू नियान जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों तरफ से सू मोवान को कसकर पकड़ लिया।
शूनियान, तुम लीनियान को यहां से ले जाओ। आज बात करने का सही वक्त नहीं है, पहले सबको शांत होने दो। मैं चुपचाप खड़ा सू मोवान को दूर घसीटे जाते हुए देखता रहा। उसके होंठ कसकर बंद थे, चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन मैंने उसे धीरे से बुदबुदाते हुए सुना, मैंने सच में तुम्हें बहुत याद किया। हानुआन ने देखा कि सू मोवान अब थोड़ी शांत हो रही है तो उससे रहा नहीं गया। यार, तू इतने बड़े खानदान की लाडली होकर सच में लीनियान को पीटने वाली थी क्या? किसने कहा मैं उसे पीटने वाली थी? मोवान ने चिढ़कर कहा। तो फिर तूने हम दोनों को वहां तुझे रोकने के लिए क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं खुद पर कंट्रोल ना खो दूं और सबके सामने उसे जबरदस्ती किस ना कर लूं। भूल गई क्या कि तुझे मर्दों से नफरत वाली बीमारी है? वो मेरी गलती नहीं है। और तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम लोगों ने मुझे धोखा देकर इस ब्लाइंड डेट पर क्यों भेजा? तेरे दादाजी ने ही तो कहा था, हम तो बस तेरा भला चाहते थे। मोवान ने गहरी सांस ली और कड़क आवाज में कहा, उसे नंबर 1 वाइट मेंशन ले जाओ। अगर वो इस बार भी भागने की कोशिश करे तो उसके पैर तोड़ देना। नंबर 1 वाइट मेंशन सू मोवान का घर था। जैसे ही मैं कार से उतरा, मैंने देखा कि दरवाजे पर 2 तगड़े बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। मेरी त्योरियां चढ़ गईं। क्या वो मुझे यहां कैद करने वाली है? मैंने साथ आई उसकी दोस्त से पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें दोबारा भागने का मौका देगी? उसने ताना मारा। मैं चुपचाप उस बड़े से गार्डन से होते हुए विला की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, अगर तुम उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते तो मैं उम्मीद करती हूं कि तुम दोबारा उसकी जिंदगी में दखल नहीं दोगे। वो अपनी बर्दाश्त की हद पार कर चुकी है। मेरे कदम अचानक रुक गए। कैफे में मैंने खुद सू मोवान को कहते सुना था कि वो अंदर से टूट चुकी है। आखिर पिछले 2.5 सालों में उस लड़की ने क्या क्या झेला था। उसे हुआ क्या है? मैंने भारी आवाज में पूछा। तुम्हारी वजह से उसे बहुत गंभीर साइकोलॉजिकल बीमारियां हो गई है। इंसोम्निया, मर्दों से खौफ, बाइपोलर डिसऑर्डर। कोई आदमी उसके एक कदम भी करीब जाए तो उसे उल्टियां होने लगती है। सच कहूं तो तुमने उसे जो जज्बाती चोट पहुंचाई है वो बहुत गहरी है और उसकी पर्सनालिटी बहुत एक्सट्रीम और जिद्दी है। मैं वहीं का वहीं सुन्न खड़ा रह गया। काफी देर बाद मेरे गले से आवाज निकली, मैं अब उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इतना कहकर मैं मुड़ा और विला के अंदर चला गया। मैंने अपने मन ही मन खुद से एक पक्का वादा कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सू मोवान को पूरी तरह ठीक करके रहूंगा। जैसे ही मैं विला के अंदर गया, शूनियान अपनी कार लेकर वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद विला के बाहर एक काले रंग की शानदार रोल्स रॉयस धीरे से आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ और उसमें से सू मोवान का बेहद खूबसूरत लेकिन बर्फ जैसा ठंडा चेहरा नजर आया। वो बिना किसी भाव के विला की तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी उन ठंडी आंखों में एक पागलपन वाली पॉसेसिवनेस साफ छलक रही थी। अचानक उसने खुद पर हंसते हुए एक कड़वी मुस्कान दी। उसने खुद को तड़पा तड़पा कर लगभग खत्म कर लिया था और मैं यहां कितनी आजादी और सुकून से जी रहा था। कितना अजीब और दर्दनाक मजाक था ये। वो पूरी रात बिना सोए गुजरी। अगले दिन सुबह 7 बजे मैं उठा। फ्रेश होने के बाद जब मैं सीढ़ियों से नीचे हॉल में आया तो मैंने देखा कि लिविंग रूम के बड़े से सोफे पर एक औरत बैठी है। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया और उस ठंडे चेहरे को ध्यान से देखा। वो आंखें बंद करके आराम करने की कोशिश कर रही थी। हवा में अभी भी उसकी एक हल्की सी महक तैर रही थी। उसने अब तक कल वाले ही कपड़े पहने हुए थे। मुझे अचानक शूनियान की बात याद आई। उसे इंसोम्निया है। क्या वो पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोई थी? मेरे कदमों की आहट सुनते ही सू मोवान ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी गहरी काली आंखें सीधा मुझ पर आकर टिक गईं। उसकी आवाज भारी और सूखी हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं सोना चाहती हूं। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने मेरी बात काट दी। तुम वापस क्यों आए? क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैंने कहा और उसके बगल में बैठने के लिए आगे बढ़ा। मुझसे दूर रहो। उसकी आवाज में एक सख्त चेतावनी थी। मजबूरन मुझे उसके सामने वाले सोफे पर बैठना पड़ा। उसके होठों पर एक ताना मारने वाली मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जमा देने वाली ठंडक थी। मेरे पास वापस आना चाहते हो?
लिनियान, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं, इतना अंधा प्यार करती हूं कि तुम जब चाहो मुझे छोड़कर चले जाओ और जब चाहो मुंह उठाकर वापस आ जाओ? उस विशाल लिविंग रूम में एक भारी खामोशी छा गई। मैंने धीरे से ना में सिर हिलाया। इसीलिए तो मैं वापस आया हूं, ताकि तुम्हें दोबारा जीत सकूं, दोबारा तुम्हारा पीछा कर सकूं। सू मोवान जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट थी। मुझे दोबारा जीतोगे? क्या होगा अगर मेरी जिंदगी में कोई और आ चुका हो तो? लेकिन कोई और नहीं है, मैंने पूरे यकीन के साथ कहा। कल रात ही तो तुम ब्लाइंड डेट पर थीं और तुमने खुद उस आदमी से कहा था कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाई हो। वो कुछ देर के लिए एकदम चुप हो गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और सोफे से पीठ टिकाकर सिर पीछे कर लिया। उसकी थकान से भरी उस सूरत को देखकर मेरा दिल बुरी तरह कस गया। तुम पूरी रात क्यों नहीं सोई? मैंने भारी मन से पूछा। उसकी आवाज एकदम बेजान थी। क्योंकि जैसे ही सोती हूं मुझे सपने आते हैं। सपनों में मैंने तुम्हें न जाने कितनी बार अपने हाथों से गला दबाकर मारा है। जब भी मैं लेटने की कोशिश करती हूं मुझे बस यही ख्याल आता है कि इन सालों में तुम हर रात किसके बिस्तर पर सोए होगे, किस दूसरी औरत के साथ हम बिस्तर हुए होगे। सिर्फ इन ख्यालों के आते ही उसके अंदर नफरत का ऐसा सैलाब उठता था कि उसे उल्टियां आने लगती थी और फिर वो पूरी रात एक पल के लिए भी पलकें नहीं झपका पाती थी। उसका अपने ही इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा था। सू मोवान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। खुद को इस तरह तड़पाना बंद करो। इसके आगे मेरे गले से शब्द ही नहीं निकले। मेरी बात के जवाब में उसने एक बेहद नफरत भरी और चुभने वाली हंसी हंसी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर करते तो मुझे ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाते। 2.5 साल बाद अब तुम्हें मेरी याद आ रही है लिनियान? मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये 3 शब्द तुम्हारे मुंह से बिना किसी एहसास के निकलते हैं। इसे सुनकर मुझे सिर्फ घिन आती है। उसने घिन आती है शब्दों पर जानबूझकर जोर दिया। इन 2.5 सालों में तुमने ये बात कितनी औरतों से कही होगी? सिर्फ इतना सोचते ही सू मोवान का चेहरा बिगड़ गया और उसे अचानक भयानक उबकाई आने लगी। वो झटके से उठी और तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ भागी। दरवाजा बंद होते ही अंदर से उसके खांसने, उल्टियां करने और नल से तेज पानी बहने की आवाज आने लगी। मैं सोफे पर बुत बनकर बैठा रहा। मेरा चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। अगर ऐसा ही चलता तो सू मोवान का शरीर सच में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सू मोवान की नजर सीधे मुझ पर पड़ी, जो वॉशरूम के बाहर ही खड़ा था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बस एक खालीपन था। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ चुका था, जो देखकर मेरे सीने में तेज दर्द उठा। मैंने अचानक कहा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूं। सू मोवान ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? बिल्कुल, अब से तुम्हारा ख्याल मैं ही रखूंगा। इतना कहकर मैं सीधा किचन में चला गया। उस लड़की का दुबला पतला शरीर भी धीरे धीरे चलकर मेरे पीछे किचन में आ गया। मेरी फुर्ती और सधे हुए हाथों को देखकर उसने खामोशी से अपना थूक गटका। कुछ ही देर बाद मैं नाश्ते की 2 प्लेटें डाइनिंग टेबल पर ले आया। नाश्ता तैयार है। सू मोवान ने कुर्सी खींची और बैठ गई। उसने प्लेट में रखी ब्रेड, अंडे, हॉट चॉकलेट और फ्रूट सैलेड को देखा। उसके खाने का अंदाज बहुत ही एलिगेंट और शाही था। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये वही लड़की है जो अभी गुस्से से फटने वाली थी। मैंने अपने संतरे के जूस का एक घूंट लिया और उसे खामोशी से नाश्ता खत्म करते हुए देखता रहा। अब से मैं हर दिन तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, ठीक है? मैंने पूछा। क्या तुम मुझे सिर्फ इस तरह से दोबारा जीतना चाहते हो? उसने ताना मारा। तुम मुझसे इतना प्यार जो करती हो तो जाहिर है मुझे तुम्हें वापस पाने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। इस पूरी दुनिया में मुझे सू मोवान जैसी कोई दूसरी लड़की नहीं मिल सकती जो मुझे इतनी शिद्दत से प्यार करे। सू मोवान मुझे घूरती रही। मैंने तुम्हें अभी तक मेरा पीछा करने की इजाजत नहीं दी है, मैं जानता हूं। खैर, आज दोपहर को मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने रुखाई से कहा। तभी मैंने अपनी जेब से अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड निकाला और खिसका कर उसके सामने टेबल पर रख दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी दोस्त के बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर रुकने जा रहा हूं।
मैंने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाई। लिन यान, तुम बस एक एक्स बॉयफ्रेंड हो, फिर भी तुम्हारा एटीट्यूड काफी घमंडी है, उसने तंज कसा। दोपहर को लंच लेकर आऊंगा, मैंने अपनी बात दोहराई। फिलहाल मैं चलता हूं, अपने बॉडीगार्ड से कह दो कि मुझे बाहर ड्रॉप कर दे। इतना कहकर मैं खड़ा हुआ और बाहर की तरफ चल दिया। मेरे जाने के बाद एक बॉडीगार्ड अंदर आया। बॉस, मिस्टर लीन ने कहा है कि हम उन्हें छोड़कर आए। सू मोवान ने टेबल पर रखे मेरे पासपोर्ट और आईडी कार्ड को घूरा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। 24 घंटे उस पर नजर रखना, 1 सेकंड के लिए भी वो तुम्हारी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। बॉडीगार्ड्स ने मुझे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे छोड़ दिया। मैंने पासवर्ड डाला और फ्लैट का दरवाजा खोला। अंदर मेरा दोस्त चू लियांग सोफे पर सिकुड़ कर बैठा टीवी देख रहा था। उसने मुड़कर मुझे देखा। पूरी रात गायब थे, क्या आखिरकार पुरानी चिंगारी फिर से भड़क उठी? मैंने अपनी चप्पलें बदली और बहुत आलस के साथ सोफे पर गिर पड़ा। मेरी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। भाई लियांग, इन 2.5 सालों में सू मोवान के रोम रोम में मेरे लिए नफरत भर चुकी होगी, है ना? और नहीं तो क्या, तुम क्या चाहते थे? तुमने उसे लात मारी और वो तुम्हें थैंक यू बोलती? मेरी नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं, लेकिन मेरा ध्यान वहां बिल्कुल नहीं था। मैं उसे पहले जैसा ठीक करके रहूंगा, मैं बुदबुदाया। चू लियांग ने अचानक टीवी म्यूट किया और बहुत गंभीर होकर पूछा, लिन यान, मैं सच में जानना चाहता हूं कि तुमने उस वक्त मोवान के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया था? तुम 21 साल के थे, कोई बच्चे नहीं थे। क्या तुम मुझे एक बार सच बता सकते हो? मैं धीरे से सोफे पर सीधा होकर बैठा। मेरी आवाज में एक भयानक बेबसी थी। अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरा किडनैप हो गया था, तो क्या तुम यकीन करोगे? पूरे 2.5 साल तक मुझे बंधक बनाकर रखा गया। ना कोई फिरौती मांगी गई और ना ही मेरे परिवार को कोई खबर दी गई। तो फिर किस लिए? और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुमने कोई इतनी बड़ी तकलीफ झेली है। चू लियांग ने उलझन से पूछा। मैंने बस एक गहरी सांस छोड़ी। इसके आगे कुछ और कहने का मेरा कोई मन नहीं था। देखते ही देखते दोपहर हो गई। हुआंगजोंग ग्रुप का प्रेसिडेंट ऑफिस। सू मोवान अपनी डेस्क पर बैठकर कुछ पेपर साइन कर रही थी। तभी उसके बगल में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने इत्मीनान से पेन का ढक्कन बंद किया और फोन उठा लिया। स्क्रीन की रोशनी चमकी। उसकी सहेलियों के ग्रुप में धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे थे। कल रात का चांद बहुत खूबसूरत था ना? अरे क्या हो रहा है? क्या हमारे लिन यान वापस आ गए हैं? कसम से कल रात तो मैंने बहुत बड़ा ड्रामा मिस कर दिया। सू मोवान, अगर तुम सच में एक औरत हो तो इस बार उसे बहुत बुरी तरह तड़पाना। अरे यार, तुम लोग भी, लिन यान वापस आया है मतलब वो पैचअप की भीख मांगने ही आया होगा। मोवान ने रिप्लाई टाइप किया। किसने कहा कि मैं उसके साथ वापस जाना चाहती हूं? तो फिर सबसे पहले अपनी डीपी से लिन यान की वो फोटो हटाओ, फिर बात करना। उसकी डीपी में एक 5 साल का प्यारा सा बच्चा आइसक्रीम खा रहा था। पीछे का बैकग्राउंड वॉशिंगटन डीसी का था और वो बच्चा कोई और नहीं, मैं था। नहीं बदलूंगी, उसने टाइप किया। तभी ऑफिस का इंटरकॉम जोर से बज उठा। सू मोवान ने फोन साइड में रखा और बिना किसी की परवाह किए कॉल रिसीव करने का बटन दबा दिया। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की घबराई हुई आवाज आई। प्रेसिडेंट सू, मिस्टर यांग जेवो फिर से आ गए हैं। वो जबरदस्ती अंदर आने की जिद कर रहे हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पा रही हूं। बात पूरी होने से पहले ही ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई और बिना इजाजत के कोई सीधे अंदर दाखिल हो गया। मोवान, चलो आज दोपहर का लंच साथ करते हैं। यांग जेऊ ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसका अंदाज बेपरवाह था, लेकिन आवाज में एक ऐसी जिद थी जैसे वो ना सुनना ही नहीं चाहता। सू मोवान ने बिना अपनी आंखें उठाए बड़ी बेरुखी से उसे इग्नोर कर दिया। सुना है कल रात तुम एक ब्लाइंड डेट पर गई थी। इसका मतलब तुमने आखिरकार अपनी नई जिंदगी शुरू करने का मन बना लिया है ना? यांग ने फिर कोशिश की। सू मोवान ने आखिरकार सिर उठाकर उसे देखा। मुझ पर अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो। यांग जेऊ ने अपने होठ भींच लिए। उसकी आंखों में हार न मानने वाली जिद थी। वो कुछ और कहने ही वाला था कि मोवान ने फिर से अपना सिर झुका लिया और अपने पेपर्स देखने लगी। तभी इंटरकॉम फिर बज उठा। उसकी पतली उंगलियों ने बटन दबाया। प्रेसिडेंट सू, मिस्टर लीन आए हैं, उन्हें अंदर भेज दो। यांग जेऊ उलझन में पड़ गया। ये आदमी आखिर है कौन? ठीक उसी वक्त मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और मेरी भारी लेकिन थोड़ी घमंड भरी आवाज गूंजी। यांग जेऊ, सच में तुमने बहुत निराश किया। मैंने तुम्हें पूरे 2.5 साल का वक्त दिया था और तुम अब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए।
मैं अपने हाथ में इंसुलेटेड लंच बॉक्स लिए सोफे की तरफ बढ़ा और आराम से बैठ गया। यांग जेऊ झटके से पीछे मुड़ा। मुझे देखते ही उसके चेहरे के रंग उड़ गए। उसने उस चेहरे को पहचान लिया था जो पिछले 2 सालों से गायब था। लीन यान, तुम वापस आ गए? हाँ, मैं आ गया हूं। तो अब तुम सुकून से यहां से दफा हो सकते हो। मैंने हल्का सा रुककर जोड़ा। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पर डोरे डालना बंद कर दो। अपनी हद पार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यांगजियो ने मुड़कर डेस्क के पीछे बैठी मोवान को देखा जो एकदम खामोश थी। उसके मन में खलबली मच गई। उसे एहसास होने लगा था कि ये औरत जरूर कोई राज छुपा रही है। सु मोवान, मुझसे ये मत कहना कि तुम अभी भी इस आदमी के लिए तड़प रही हो। बाहर जाओ, मोवान ने बेरुखी से कहा। यांगजेऊ का दिल पूरी तरह से बैठ गया, लेकिन उसने फिर भी रोकने वाले लहजे में कहा, ये आदमी तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। ये तुम्हें फिर से धोखा देगा, फिर से निराश करेगा। मैं गारंटी देता हूं कि सु मोवान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी गहरी काली आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन वो फिर भी चुप रही। यांगजेऊ ये देखकर पैर पटकते हुए गुस्से से पलटा और भड़ाक से दरवाजा बंद करके चला गया। दरवाजा बंद होते ही ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। इतनी गहरी खामोशी कि सब कुछ अजीब लगने लगा। मैंने अपने टिफिन बॉक्स से एक एक करके डिशेस निकाली और उन्हें सेंटर टेबल पर सजा दिया। इधर आओ, खाना खा लो। सु मोवान उठी, अपनी डेस्क से घूमकर आई और मेरे ठीक सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैंने चॉपस्टिक्स उसके हाथ में थमा दी। क्या तुम सच में यांगजेऊ की बात पर यकीन करती हो? मैंने पूछा। उसकी आवाज में ताना था। तुम्हें क्या लगता है? मैंने अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, शायद तुम करती हो, वरना तुम उस वक्त इतनी खामोश नहीं रहती। ये कहते ही मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। सु मोवान ने चॉपस्टिक्स पकड़ी और सामने रखी 4 सब्जियों और 1 सूप को देखने लगी। खाना बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट लग रहा था, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि इसे बनाने वाले ने कितनी मेहनत की है। उसने एक टुकड़ा चखा। उस खाने का स्वाद शहर के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट से भी कहीं ज्यादा बेहतरीन था। उसने नजरें उठाईं और मेरी उम्मीद भरी आंखों से उसकी नजरें मिली। ठीक ठाक है। मैं उसे एकटक देखता रहा और फिर धीरे से बोला, इस बार मुझ पर भरोसा करके देखो। मैं बहुत अच्छा बनकर रहूंगा। तुम्हें बिल्कुल परेशान या नाराज नहीं करूंगा। सु मोवान का रवैया अभी भी बर्फ जैसा ठंडा और दूरियों से भरा था। मेरा तुम्हारे पास वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। मेरा दिल जैसे किसी ने बीच से चीर दिया हो। बेइंतहा दर्द हुआ, लेकिन मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनी रही। तुम वापस आना चाहती हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा करूंगा या नहीं, ये मेरी मर्जी है। हम दोनों एक दूसरे के फैसले में दखल नहीं दे सकते। सही कहा ना? सु मोवान खामोश रही और चुपचाप अपना लंच करने लगी। उसे वैसे भी खाते वक्त बात न करने और सोते वक्त कुछ न सोचने की आदत थी। भले ही उसके बाहरी जख्म भर गए हों, लेकिन दिल की गहराइयों में दर्द अभी भी ताजा था। अगर उसे एक बार फिर से धोखा मिला तो शायद वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं बस उसे खाते हुए घूरता रहा और जितना उसे देखता उतना ही दर्द होता। पिछले 2.5 सालों में क्या उसने सच में अपना ख्याल रखा था? वो ऐसे खा रही थी जैसे कोई कड़वी दवा निकल रही हो। उसे खाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। तुम नहीं खाओगे? उसने अचानक पूछा। मैं हल्का सा चौंका। मैं खा चुका हूं, तुम जल्दी खत्म करो। फिर मैंने सूप के बाउल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सूप मैंने 3 घंटे तक उबाला है, इसे भी टेस्ट करो। मतलब खुद खाने के बाद जो बचा वो मेरे लिए ले आए? उसने ताना मारा। मैंने बहुत सब्र से समझाया, तुम्हारे लिए ये शानदार लंच पैक करने के बाद जो थोड़ा सा बच गया था, मैंने बस वही खाया और फिर तुम्हारे पास आ गया। सु मोवान ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना पूरा खाना खत्म कर लिया। अचानक उसने पूछा, दोपहर में कहाँ जाने का इरादा है? मैं तुम्हारे साथ ही रुकने की सोच रहा था, लेकिन अगले कुछ दिनों तक मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूं। सु मोवान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी नजरों में शक था। किस काम में बिजी हो? मैं एक टैलेंट शो अनन 101 में हिस्सा ले रहा हूं। याद से मुझे वोट करना। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को थोड़ा सपोर्ट तो कर ही सकती हो।
तुम्हें उस शो में हिस्सा लेने की इजाजत किसने दी? उसने चिढ़कर पूछा। मैंने अपनी आंखें उठाईं और बहुत ही मासूमियत और सच्चाई से उसे देखते हुए कहा, पैसे भी तो कमाने हैं ना, आखिर अपना पेट भी तो पालना है। या फिर तुम ही मुझे पाल लो, मैंने उसे देखते हुए कहा। मेरे पास पब्लिक की नजरों में रहने का बस यही एक तरीका है, ताकि मैं पहले की तरह अचानक फिर से गायब ना हो जाऊं। सू मोवान ने मेरी तरफ बिना किसी भाव के देखा और एकदम सर्द आवाज में कहा, नहीं पालूंगी। तुमने इतने सारे चैरिटी फंड बना रखे हैं, आखिरकार मैं भी तो कभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। मैंने भी तो तुम्हें कितनी खुशियां दी थी और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। मेरी आवाज में एक अजीब सी शिकायत और उदासी थी। हालांकि मुझे पहले से ही पता था कि वो हां नहीं कहेगी, लेकिन उसका इतनी बेरुखी से मना करना मेरे दिल को चुभ गया। सच में नहीं पालूंगी? मैंने थोड़ा और जोर देते हुए पूछा। तो फिर जब मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, तब क्या तुम मुझे कुछ जोड़ी कपड़े डोनेट करोगी? हां कर दूंगी, उसने तुरंत कहा। मुझे लगा वो मन ही मन सोच रही है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कितनी बुरी हालत में पहुंच चुका है, जो इस कदर कंगाल हो गया है। मेरा मूड अचानक अच्छा हो गया और मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे पता था कि तुम आज भी सबसे ज्यादा मुझी से प्यार करती हो। क्या पसंद करूंगी मैं तुम में? उसने ताना मारा। मेरे रोम रोम को, मुझे पूरे के पूरे। क्या मैंने सही नहीं कहा? सू मोवान एक बार फिर चुप हो गई। उसकी गहरी काली आंखें मुझे एकटक घूर रही थीं और उन आंखों में न जाने कितने ही उलझे हुए जज्बात उमड़ रहे थे। अगले ही पल वो झटके से उठी, वापस अपनी डेस्क के पीछे जाकर बैठी और फिर से अपने काम में डूब गई। उसने तुरंत अपने चेहरे पर वही प्रेसिडेंट वाला सख्त और ठंडा भाव वापस ला दिया था। मैं सोफे पर पीछे की तरफ टिका और खामोशी से उसे काम करते हुए निहारने लगा। वो लगातार कॉल्स अटेंड कर रही थी, काम की बातें कर रही थी। वहां का माहौल इतना ठंडा था जैसे हम किसी बर्फीले इलाके में बैठे हों। सू मोवान को एहसास हो गया था कि मैं उसे घूर रहा हूं। मुझे इस तरह चुपचाप और शराफत से बैठा देखकर उसकी नजरों में एक अजीब सी गहराई आ गई। मुझे साफ समझ आ रहा था कि मेरी मौजूदगी की वजह से वो अपने काम पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही है। तभी इंटरकॉम की घंटी फिर से बजी। उसने बटन दबाया। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की आवाज आई, प्रेसिडेंट सू, मीटिंग रूम तैयार है, सब लोग आ चुके हैं, प्लीज आप आ जाइए। सू मोवान ने टेबल से कुछ पेपर्स उठाए, मेरे सामने आई और धीरे से बोली, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूं। लगभग 2 घंटे लगेंगे ना? मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कोई जल्दी नहीं है, सू मोवान ने हल्का सा जवाब दिया और मुड़कर ऑफिस से बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर जाते ही उसने अपनी सेक्रेटरी जियांग को सख्त हिदायत दी, इस पर नजर रखना, ये एक कदम भी यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं सोफे पर बैठा रहा। मैंने एक पेन उठाया और कागज पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगा, जैसे अपने दिल के जज्बातों को पन्नों पर उतार रहा हूं। बीच बीच में मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। मैं पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खो चुका था। 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ऑफिस का दरवाजा खुला। सू मोवान अपने लंबे कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसकी उन गहरी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी, जिसे छुपाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब उसने मुझे सोफे पर गहरी नींद में सोते हुए देखा तो उसके शरीर का वो सारा तनाव और बेचैनी जैसे पिघल कर गायब हो गई। सू मोवान अपनी डेस्क तक गई, इंटरकॉम का बटन दबाया और बोली, अंदर एक ब्लैंकेट भिजवाओ। फिर वो चलकर वापस सोफे के पास आई और मेरे बगल में बैठ गई। वो खामोशी से मेरे सोते हुए शांत चेहरे को निहारने लगी। ना चाहते हुए भी उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी उसकी नजर सेंटर टेबल पर पड़े उन कागजों पर गई जिन पर मैंने कुछ बनाया था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपना हाथ बढ़ाकर उन पेपर्स को उठा लिया। उन पन्नों पर जो कुछ भी बना था वो सब उसी के स्केच थीं। सू मोवान उन स्केच को गहरी सोच में डूबकर देखती रही। मैं हमेशा से ही मल्टी टैलेंटेड था। 16 साल की उम्र में ही मैंने देश की सबसे बड़ी फिल्म अकेडमी का एंट्रेंस क्लियर कर लिया था। अगर सालों पहले मैंने सू मोवान के लिए अपने एक्टिंग करियर और स्टारडम को न छोड़ा होता तो आज मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम होता।
सिर्फ मेरे इस चेहरे के दम पर ही एक ए लिस्टर स्टार बनना मेरे लिए चुटकियों का खेल था। तभी मेरी नींद से भरी आलस और खुमारी में डूबी हुई आवाज गूंजी, कैसा है, क्या ये तुम्हारी तरह लग रहा है? सुमोवान ने आंखें झुकाकर मुझे देखा। उसकी आवाज में वही पुरानी सर्द बेरुखी थी। बेहद बदसूरत। तुम्हारे मुंह पर कुछ और होता है और दिल में कुछ और, मैंने मुस्कुराकर कहा। रख लो इसे, मुझे पता है कि तुम्हें यह बहुत पसंद आया है। सुमोवान ने नफरत भरा मुंह बनाया और मुझे ऐसे घूरा जैसे मैंने बहुत ही गंदा स्केच बनाया हो। उसके मुंह से भले ही ना निकल रहा था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने वो कागज पकड़े और सीधा जाकर उसकी डेस्क की दराज में ठूस दिए। सुमोवान ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझसे सवाल कर रही हो, लिनियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहां आकर इस तरह की मनमानी कर सको? मैंने बहुत आराम से जवाब दिया, हाँ पता है, तुम्हें बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं वही एक्स बॉयफ्रेंड हूं जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो। ठीक उसी वक्त मेरी नजर डेस्क पर रखे उसके फोन पर पड़ी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उसका फोन उठा लिया। जैसे ही मैंने उसकी लॉक स्क्रीन देखी, मेरे सीने में फिर से एक तेज दर्द उठा। उसकी लॉक स्क्रीन पर मेरी एक बहुत पुरानी सेल्फी लगी हुई थी, जिसमें मैं कैमरे के सामने अजीब सा और भद्दा मुंह बना रहा था। वो फोटो बहुत ही बेवकूफाना और मजाकिया लग रही थी। मैंने थोड़ी शिकायत भरे लहजे में कहा, तुम्हारे फोन की लॉक स्क्रीन अभी भी यही फोटो है? ये कितनी गंदी लग रही है। क्या तुम कोई ऐसी फोटो नहीं लगा सकती थी जिसमें मैं थोड़ा हैंडसम लग रहा हूं? मैंने अनजाने में ही पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फोन तुरंत अनलॉक हो गया। ये देखकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला कि उसका पासवर्ड अभी भी मेरा ही जन्मदिन है। लेकिन अगले ही पल फोन की होम स्क्रीन देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैं अंदर तक कांप गया। उस फोटो में मैं बेड पर आराम से लेटा हुआ था। वो मेरे सोते हुए चेहरे की एक साइड एंगल फोटो थी जिसमें मैं बहुत ही शांत लग रहा था। मुझे तो याद भी नहीं कि ये फोटो आखिर कब खींची गई थी। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, तुम मेरी ऐसी अजीबोगरीब तस्वीरें ही क्यों इस्तेमाल करती हो? और अगर वो नहीं तो ये सोते हुए, मतलब सिर्फ मेरी सोते हुए तस्वीरें? मेरे पास कितनी सारी हैंडसम तस्वीरें हैं, तुमने उनमें से कोई क्यों नहीं लगाई? क्योंकि वो सब झूठी हैं, मोवान ने बेरुखी से कहा। वो तुम्हारा असली रूप नहीं है। ये सुनते ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लाओ, मैं खुद ही तुम्हारी लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर बदल देता हूं। जैसे ही मैं स्क्रीन बदलने लगा, सुमोवान ने झटके से अपना हाथ आगे बढ़ाया और फोन मेरे हाथ से छीन लिया। इस छीना झपटी में उसकी उंगलियां गलती से मेरे हाथ से छू गईं। अचानक उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए। एक तेज उबकाई उसके गले तक आ गई। उसने बहुत मुश्किल से पूरी ताकत लगाकर खुद को कंट्रोल किया और उसे नीचे दबाया। उसका यह पल भर का रिएक्शन मेरी नजरों से नहीं बच पाया। सिर्फ हल्का सा टच ही तो हुआ था, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी बीमारी इस हद तक बिगड़ चुकी है, मैंने भारी आवाज में पूछा। आखिर तुम खुद को इतनी सजा क्यों दे रही हो? मेरे फोन को हाथ मत लगाना, उसने बस इतना कहा और पलटकर अपनी डेस्क की तरफ जाने लगी। मैं उसके पतले और कमजोर पीठ को घूरता रहा। मेरी आवाज में एक बेबसी थी। तुम मुझे अब अपनी जिंदगी में नहीं चाहती, लेकिन तुमने मेरी तस्वीरें भी नहीं हटाई। इस तरह से तुम किसी और आदमी को अपनी जिंदगी में कैसे आने दोगी? सुमोवान के कदम एक पल के लिए रुके। उसने बिना पीछे मुड़े एक बेहद सर्द और बेपरवाह लहजे में कहा, मैंने ढूंढ लिया है, बस अभी तक फोटो बदली नहीं है। वो जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गई और फिर से काम में लग गई। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी। आज सुमोवान जितनी ठंडी और बेरुखी भरी थी, पहले वो मुझी पर उतना ही प्यार लुटाती थी। वो हमेशा से ऐसी ही रही है, एकदम एक्सट्रीम, या तो बेइंतहा प्यार या बेइंतहा नफरत। मैं मेहमानों वाले सोफे पर शांति से बैठा रहा और उसे देखता रहा। एक के बाद एक एम्प्लॉय अंदर आते, उसे रिपोर्ट देते, फाइल्स पर साइन कराते और चले जाते। आखिरकार ऑफिस खत्म होने का वक्त हुआ और मैं वहां से जाने के लिए खड़ा हुआ। चू लियांग ने मुझे आज शाम को स्टीम बाथ चलने के लिए बुलाया था और कल मुझे एक फिल्म क्रू के साथ प्रमोशनल फोटोशूट के लिए भी जाना था। सुमोवान मुझे चुपचाप देखती रही, उसने एक लफ्ज नहीं कहा। मैंने दरवाजे पर पहुंचकर पलटकर कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। तब जाकर उसने आखिरकार मुंह खोला।
तुम्हें वापस आए हुए कितने दिन हो गए? 1 हफ्ता। सू मोवान का चेहरा पल भर में स्याह पड़ गया। उसकी आंखों की गहराइयों में गुस्सा उबलने लगा। उसने एक कड़वी और सर्द हंसी हंसी। तो मतलब आखिर में आकर तुम्हें मेरी याद आई है? मुझे पहले खुद को सेटल करना था, मैंने शांति से समझाया, ताकि मैं पूरे हक और इज्जत के साथ तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो सकूं। उसने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैं उसे और भी कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैंने अपने लफ्ज वापस निगल लिए। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। मेरी आवाज में एक छुपी हुई बेबसी थी। ठीक से खाना खा लेना और ढंग से सो जाना। मैं वापस आ गया हूं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जैसे ही मेरे पीछे दरवाजा बंद हुआ, उस विशाल ऑफिस में एक बहुत भारी, घुटन भरा और गहरा अकेलापन छा गया, जैसे किसी समंदर की लहरों ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया हो। सू मोवान ने अपना दायां हाथ डेस्क पर टिकाया और अपनी पतली उंगलियों से अपना माथा सहलाते हुए धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर जो थकान और बेबसी छाई थी, वो किसी का भी दिल चीर सकती थी। 2.5 साल पहले उसे आखिरकार ये दर्दनाक एहसास हुआ था कि इस आदमी ने उससे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। अगर वो प्यार करता तो क्या वो उसे इस तरह बेदर्दी से तोड़कर जा सकता था? पिछली रात पार्टी में हर तरफ महंगे सूट पहने कामयाब और अमीर आदमी घूम रहे थे। सू मोवान ने बिना किसी दिलचस्पी के चारों तरफ नजर घुमाई और बहुत ही बेरुखी और चिढ़ के साथ कहा, यहां हर तरफ इतने बदसूरत आदमी क्यों भरे पड़े हैं? उसकी सहेली हा नुआन नुआन ने हंसते हुए ताना मारा, तो फिर अपने मिस्टर लिन को बुला लाओ, आखिर मर्दों में बुराइयां ही क्या है। लेकिन हां, लिन यान जैसा हैंडसम चेहरा सच में बहुत कम देखने को मिलता है। 16 साल की उम्र में टॉप फिल्म एकेडमी में एंट्री। टैलेंट तो उसमें था ही, लेकिन उसका वो चेहरा, वो तो सीधा जान ले लेता है। नुआन ने आगे कहा, उसे पहले पूरी तरह से अपने प्यार में पागल करो और फिर उसे इतनी बुरी तरह तड़पाओ कि वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें भूल ना पाए। सू मोवान ने अपने हाथ में पकड़े रेड वाइन के ग्लास को हल्का सा हिलाया। उसके होठों पर एक बहुत ही ठंडी और नफरत भरी मुस्कान थी। सच में वो सब पुरानी बातें हैं, अब वो सिर्फ एक गुजरा हुआ एक्स बॉयफ्रेंड है और कुछ नहीं। तभी काले सूट में एक आदमी का ध्यान भटका और वो गलती से आकर सू मोवान से टकरा गया। उस आदमी का चेहरा शराब के नशे में लाल हो रहा था। आई एम सॉरी प्रेसिडेंट सू, सच में माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सू मोवान के चेहरे का रंग पलक झपकते ही बदल गया। उस आदमी के उस हल्के से स्पर्श ने ही उसके पेट में एक तेज खलबली मचा दी थी। उल्टी और घबराहट की एक तेज लहर उसके गले तक आ गई। उसने झटके से वाइन का ग्लास पास की टेबल पर पटका और तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसके पूरे शरीर से एक खतरनाक और सर्द गुस्सा फूट रहा था। उस आदमी की ईगो को बहुत गहरी चोट लगी। मैं तो बस गलती से टकराया था, लेकिन प्रेसिडेंट सू ने तो मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई कीड़ा हूं जिससे उन्हें घिन आ रही है। पास ही खड़ी शू नियान ने धीरे से कहा, बुरा मत मानिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसका आपके चाम से कोई लेना देना नहीं है। आदमी निराश होकर वहां से चला गया। शू नियान ने एक भारी सांस छोड़ी और उदासी से बुदबुदाई, मोवान, क्या वो कभी ठीक हो पाएगी? दिल की बीमारी का इलाज सिर्फ दिल की दवा से ही हो सकता है और वो दवा सिर्फ लिन यान है। अगले दिन आनंद 101 शो का प्रमोशनल फोटोशूट। मैं स्टूडियो के अंदर गया और फोटो खिंचवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगा। तभी मेरी नजर सामने से आते हुए एक आदमी पर पड़ी। वो कोई और नहीं, यांग जेऊ था। ये यहां क्या कर रहा है? मैंने ध्यान से देखा, उसके गले में एक आईडी कार्ड लटक रहा था। उस पर साफ साफ लिखा था, चीफ डायरेक्टर यांग जेऊ। मैं मन ही मन हैरान रह गया। यांग जेऊ मेरी ही तरफ आ रहा था। उसने बाकी लोगों की तरफ देखकर एक अच्छी सी मुस्कान दी और कहा, सब लोग मेहनत से काम करना, मैं अभी निकलता हूं। उसके चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी वो मुस्कान वहीं के वहीं जम गई। सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो रुका, फिर उसने तुरंत अपने हाव भाव नॉर्मल किए और पलटकर स्टूडियो से बाहर चला गया। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मेरे होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई।
क्या नजारा है, मैंने मन ही मन सोचा। जिन्हें यहां होना चाहिए और जिन्हें नहीं होना चाहिए, सब एक ही जगह जमा हो गए हैं। शाम ढल चुकी थी। कल रात पार्टी में उस आदमी के गलती से छू जाने के बाद से ही सू मोवान को लगातार उल्टियां हो रही थीं और इस वजह से उसे हल्का बुखार भी आ गया था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप यही था कि जब वो बीमार पड़ती थी सिर्फ तभी वो ढंग से सो पाती थी, और इस बार वो पूरे एक दिन से सो रही थी। नौकरानी ने कई बार ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सू मोवान अपने बड़े से बेड पर लेटी हुई थी। नींद में होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक गहरी थकान थी और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थीं। तभी नीचे घर की बेल बजी। नौकरानी ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। बाहर यांग जेऊ खड़ा था। आंटी जांग, क्या मोवान घर पर है? मुझे उससे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मिस सू की तबीयत ठीक नहीं है, नौकरानी ने कहा। वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। जैसे ही यांग जेऊ ने तबीयत ठीक नहीं है सुना, उसने नौकरानी को अनसुना कर दिया और उसे दरकिनार करते हुए सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सर, मिस सू ने साफ मना किया है। उन्होंने कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। नौकरानी ने रोकने की कोशिश की। तुम चिंता मत करो, मैं बस दूर से उसे एक नजर देखूंगा, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक उसी वक्त मैं पूरे दिन की थकान के बाद अपना प्रमोशनल शूट खत्म कर चुका था। पूरे दिन कैमरे के सामने झूठी स्माइल देते देते मेरे चेहरे की नसें दर्द कर रही थी। मैं इतना थक चुका था कि मेरी आंखें खुली नहीं रह पा रही थीं। बॉडीगार्ड्स मुझे मेरी गाड़ी में घर वापस ले जा रहे थे। मैं कार की सीट पर सिर टिकाए बस सोने ही वाला था कि तभी ड्राइवर, जो मेरा बॉडीगार्ड भी था, ने अचानक मुड़कर कहा, मिस्टर लिन, मिस सू की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप एक बार वहां जाकर देखना चाहेंगे? ये सुनते ही मेरी नींद उड़ गई। मैं झटके से सीधा होकर बैठा। उसे क्या हुआ है? क्या हुआ है उसे अचानक? कल रात एक आदमी के गलती से टकराने के बाद से सू मोवान को लगातार उल्टियां हो रही थी और उसे हल्का बुखार भी आ गया था। आंटी झांग ने बताया कि वो पूरे दिन से सो रही थी और अभी तक नहीं उठी है। ये सुनकर मेरा दिल बुरी तरह बैठ गया। मुझे उसके पास ले चलो जल्दी। सू मोवान की बीमारी के लक्षण मेरी सोच से भी 100 गुना ज्यादा गंभीर थे। मेरी उंगलियां कसकर मुड़ गईं और दिल में सुई चुभने जैसा दर्द होने लगा। आधे घंटे बाद गाड़ी नंबर 1 व्हाइट मेंशन के बेसमेंट में आकर रुकी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, लंबे डग भरते हुए दरवाजे तक पहुंचा और बेल बजाई। जैसे ही आंटी झांग ने दरवाजा खोला, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें किनारे किया और सीधा सीढ़ियों की तरफ भाग पड़ा। कुछ ही सेकंड्स में मैं मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने उसे धीरे से धक्का दिया, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे अंदर का सारा खून खौल उठा। मैं बिजली की रफ्तार से कमरे के अंदर दौड़ा। यांग जेऊ बिस्तर पर झुका हुआ था और उसके होंठ सू मोवान के गालों को बस छूने ही वाले थे। अचानक यांग जेऊ के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने पीछे से आकर उसके मुंह पर अपना हाथ कस कर रख दिया और उसे पीछे खींच लिया। एक ही झटके में मैंने उसे जमीन पर बिछे कारपेट पर दे मारा। यांग जेऊ, 2 सालों में तुम और भी ज्यादा बेशरम हो गए हो, है ना? अब तुमने चोरी छिपे किस करना भी सीख लिया है। यांग जेऊ की आंखों में एक पल के लिए शर्मिंदगी दिखी। वो कारपेट से उठते हुए अपने कॉलर ठीक करने लगा। फिर वो मुझसे भिड़ गया। तुम मुझे किस हक से ज्ञान दे रहे हो? तुम बस एक एक्स बॉयफ्रेंड हो। तुम अपनी हद से ज्यादा दखल दे रहे हो। कमरे में एक खौफनाक खामोशी छा गई। सिर्फ हम दोनों की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम सच में दुनिया के सबसे बेशरम इंसान हो। मैं पूरे 2.5 साल तक गायब रहा और तुम तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई उम्मीद बची है? तुम्हें क्या लगता है तुम चीफ डायरेक्टर कैसे बने? सू मोवान की वजह से। जब तुम्हारे परिवार का बिजनेस डूबने वाला था तो किसने तुम्हें बचाया? सू मोवान ने। उसने इन 2 सालों में तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया और तुम इसका सिला उसे चोरी छिपे किस करके दे रहे हो? मुझे सच में तुमसे घिन आ रही है। दफा हो जाओ यहां से। यांग जेऊ ने गुस्से से अपना कोट उठाया। लिनियान, खुद को इतना ज्यादा अहमियत मत दो। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया। बेडरूम में फिर से शांति छा गई। मैंने अपने हाथों को घृणा से देखा, फिर सीधा वॉशरूम में गया। मैंने साबुन से अपने हाथ कई बार धोए और तब जाकर वापस बिस्तर के पास आया। मैं खामोशी से सू मोवान के सोते हुए चेहरे को देखने लगा।
तभी मेरी नजर बेडसाइड टेबल पर रखी कुछ दवाइयों पर गई। मैंने एक बोतल उठाई। वो नींद लाने की इंपोर्टेड दवा थी और दूसरी डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन को शांत करने की दवा, मूड स्टेबिलाइजर्स थी। मेरा चेहरा सुन्न पड़ गया। मैंने सू मोवान को देखा और मेरा दिल डर से कांप उठा। क्या उसे हर दिन इतनी सारी दवाइयां खानी पड़ती है? मैंने थर्मामीटर उठाया और उसकी कलाई पर लगाया। उसका शरीर अभी भी थोड़ा ठंडा था और उसे हल्का बुखार था। अगर वो इस तरह बिना कुछ खाए पिए पूरे पूरे दिन सोती रहेगी तो उसका शरीर ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा? मैंने धीरे से पुकारा, मोवान, मोवान उठ जाओ। बिस्तर पर लेटी उस लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत थी जैसे कोई खूंखार जानवर किसी बुरे सपने से अचानक जाग गया हो और अगले ही पल फटने वाला हो। हर कोई जानता था कि सू मोवान का गुस्सा दुनिया के अंत जैसा होता है, बेहद खौफनाक। 2.5 साल पहले का वो मंजर आज भी सोचकर मेरी रूह कांप जाती थी। मेरा हाथ अनजाने में ही उसका माथा छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। सू मोवान मुझे काफी देर तक बिना पलक झपकाए घूरती रही। फिर उसने अपनी पतली उंगलियों से अपना माथा दबाया और धीरे से उठकर बैठ गई। उसकी आवाज गहरी, भारी और थकान से भरी हुई थी। मैं कितनी देर से सो रही हूँ? सब कह रहे हैं कि तुम पूरे दिन से सो रही हो। थोड़ा कुछ खा लो, ठीक है? भूख नहीं है। मैं खुद जाकर तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूं, बस थोड़ा सा खा लेना प्लीज। सू मोवान के चेहरे पर एक बर्फीली ठंडक थी और उसकी भौहों के बीच गहरी थकान। आखिरकार उसने हामी भरते हुए हल्का सा हुम्फ किया। भले ही ये एक बेहद बेरुखा सा जवाब था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, तुम पहले ये पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूं, मेरा इंतजार करना। मैंने उसे एक गिलास गुनगुना पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। सू मोवान ने बेड के सिरहाने से पीठ टिकाई और पानी का गिलास अपने हाथों में ले लिया। उसने अपनी आंखें नीची की और उसके होठों पर खुद का मजाक उड़ाने वाली एक मुस्कान आ गई। ये लड़का अचानक मेरी इतनी परवाह कब से करने लगा? उसे याद भी नहीं था कि लिन यान ने आखिरी बार ऐसा कब किया था। मैंने किचन में जाके कुछ वक्त लगाया और पोक रिब से बना सूप और नूडल्स तैयार किए। इसके साथ ही मैंने कुछ पैन फ्राइड डंपलिंग्स बनाए और एक गिलास ताजा फ्रूट जूस निकाला। जैसे ही मैं ट्रे लेकर ऊपर जा रहा था, नौकरानी भागते हुए मेरे पास आई। मिस्टर लिन, मिस सू अपनी स्टडी रूम में चली गई हैं। मैं मजबूरन ट्रे लेकर स्टडी रूम की तरफ मुड़ गया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि सू मोवान पूरी तरह से अपने काम में डूबी हुई थी। अभी कुछ देर पहले बेडरूम में जो लड़की फटने को तैयार थी, ये उससे एकदम अलग लग रही थी। मैंने खाने की ट्रे उसकी डेस्क पर रखी और धीरे से उसके सामने खिसका दी। ये सब खत्म करना, मैंने कहा, और उसके बगल वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया जैसे मैं उसके खाने की निगरानी करने वाला हूं। ये सब खत्म करना, मैंने कहा, और उसके बगल वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया जैसे मैं उसके खाने की निगरानी करने वाला हूं। सू मोवान ने बहुत ही एलिगेंट तरीके से चॉपस्टिक्स उठाई और आराम से नूडल्स खाने लगी। उसके खाने के अंदाज में एक रॉयल्टी थी। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। याद रखना, वो फ्राइड डंपलिंग्स मैंने जानबूझकर बहुत सॉफ्ट बनाए हैं, उन्हें टेस्ट करो। सू मोवान ने आंखें उठाकर मुझे देखा। उसकी उन गहरी आंखों में नफरत का एक भयंकर तूफान उबल रहा था। मैंने तुम्हें इतना सीधा और आज्ञाकारी पहले कभी नहीं देखा। सच है, जिंदा रहोगे तो दुनिया में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मैंने आराम से जवाब दिया। जब मैं तुम्हारे कमरे में आया तो मैंने देखा कि यांग जेऊ तुम्हें चोरी छिपे किस करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे रोका और इस चक्कर में उसने मेरे हाथ को छू लिया। सच में बहुत घिनौना था। सू मोवान की पुतलियां झटके से सिकुड़ गईं। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी आवाज से सारी गर्माहट गायब हो चुकी थी। तुमने अभी क्या कहा? मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बात दोहराई। मैंने उसे रोका। उसने मेरा हाथ छू लिया। मुझे बहुत घिन आई। ये सुनकर सू मोवान का चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी। सच में घिनौना है। आज के बाद उसे खुद को छूने मत देना और मुझे भी छूने मत देना। कोई भी हो, आदमी हो या औरत, किसी को इजाजत नहीं है। ठीक है, मैंने हामी भरी। मैंने चुपचाप बैठकर उसे पूरा लंच करते हुए देखा। नौकरानी के बर्तन ले जाने के बाद मैं अगले 3 घंटे तक वहीं बैठा उसे काम करते हुए देखता रहा। उसे देखते देखते मुझे भी नींद आने लगी थी।
सू मोवान ने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा और भारी आवाज में कहा, नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ। मैंने जिद पकड़ते हुए कहा, जब तुम सोगी तभी मैं सोऊंगा, तुम नहीं सोगी तो मैं भी नहीं सोऊंगा। अगर मैं पूरी रात ना सोऊं तो? मैंने अपना दाया हाथ ठुड्डी पर टिकाया, अपनी आंखें शरारत से घुमाई और कहा, तो फिर मैं भी पूरी रात जागकर तुम्हारे साथ बैठा रहूंगा। सू मोवान ने अपना मुंह मोड़ लिया और वापस काम में लग गई। उसकी आंखों में एक ताना था। वो मन ही मन सोच रही थी, जरूर इस आदमी को बाहर कहीं से ठोकर लगी होगी, इसीलिए दुम दबाकर मेरे पास वापस आ गया है। काफी देर तक डेस्क पर काम करने के बाद सू मोवान अचानक उठी और बिना मुझे देखे सीधे कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी तुरंत कुर्सी से उठा और उसके पीछे पीछे चल दिया। गलियारे में उसका पतला और सर्द शरीर मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था। उसके चारों तरफ एक बहुत ही खौफनाक और भारी ऑरा फैला हुआ था। अचानक मैंने पीछे से आवाज दी, मोवान। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा चेहरा तनाव से भरा हुआ था, जैसे वो खुद को किसी चीज से रोक रही हो। मैं तेज कदमों से चलकर उसके सामने आया। मैंने थोड़ा सा झुककर उसके ठंडे और तनाव भरे चेहरे को देखा और बोला, मुझे लगता है तुम्हारी हाइट थोड़ी और बढ़ गई है। पिछले 2.5 सालों में आज पहली बार हम इतने करीब खड़े हैं। मैं सच में भूल गया था कि पहले जब मैं उसके सामने खड़ा होता था तो कैसा लगता था, क्योंकि पहले सू मोवान मुझे कभी ऐसे दूर खड़े ही नहीं रहने देती थी। वो मुझे देखते ही अपने प्यार का इजहार करने लगती थी और मेरे करीब आ जाती थी। सू मोवान ने अपनी आंखें खोली। उसके होठों पर एक मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में सिर्फ तिरस्कार और मजाक था। मैंने थोड़ी शिकायत और मायूसी भरी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे गले नहीं लगाना चाहती? तुमने मुझे बहुत दिनों से गले नहीं लगाया है। उसकी जलती हुई नजरें सीधा मुझ पर गड़ी थीं। पूरे गलियारे में एक खामोशी छा गई। मैंने धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाई और बहुत ही नरमी से उसे अपने सीने से लगा लिया। सू मोवान का चेहरा मेरे सीने पर टिका था। मैं साफ सुन सकता था कि उसका दिल कितनी पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने अपना सिर उठाया और एकटक मुझे देखने लगी। उसके दिल के चारों तरफ जो नफरत और दर्द की बर्फ जमी थी, वो मेरी गर्माहट से धीरे धीरे पिघलने लगी थी।